हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस चैप्टर से हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर 9 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये चैप्टर 125 सेक्शन से लेके 128 सेक्शन तक स्टार्ट एंड कमेंस होता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एंड ये चैप्टर में से हमेशा कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आइदर एन MCQ या मेंस का कोई क्वेश्चन या आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में से डेफिनेटली कुछ ना कुछ पूछा जाता है। अब मेंटेनेंस जो है ये क्लेम की जा सकती है अंडर सेक्शन 125। 125 का ओवरव्यू मैं आपको थोड़ा जल्दी दे देती हूँ। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। मेंटेनेंस 3 लोग क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 125। सबसे पहले वाइफ्स, दूसरा चिल्ड्रन वेदर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, और पेरेंट्स। अब वाइफ की डेफिनेशन और क्या है और ये वाइफ कौन होगी, ये तो एक बार सेक्शन 125 के एक्सप्लेनेशन में भी दिया गया है दैट इट इज आइदर अ मैरिड और इट कैन बी एन अनमैरिड वुमन एज वेल एज लॉन्ग एज शी हैज नॉट मैरिड। और जो ये मैरिज है बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ, इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी लेजिटिमेट एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ डिवोर्स्ड वाइफ एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ वाइफ हु इज लिविंग सेपरेटली। ठीक है। और इट कैन ऑल्सो बी अ वाइफ हु इज अर्निंग। ऐसा नहीं है कि जो वाइफ फॉर एग्जाम्पल इफ शी इज नॉट एम्प्लॉयड या इफ शी इज एम्प्लॉयड तो वो क्लेम नहीं कर सकती है मेंटेनेंस। एब्सोल्युटली नॉट। इट इज नॉट अ ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल ऑफ ग्रांट ऑफ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125। चाइल्ड की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा? वो पर्सन जिसने अभी 18 ईयर्स ऑफ एज जो है वो क्रॉस नहीं किए हैं, और दूसरा वो अनएबल टू मेंटेन हिमसेल्फ है, अनएबल टू मेंटेन हिमसेल्फ है, या वो चाइल्ड जो डिवोर्स मदर के साथ रह रहा है। ये आएगा चाइल्ड की डेफिनेशन में। एंड व्हेन वी मीन दैट द चाइल्ड इज अनएबल टू मेंटेन हिमसेल्फ, इसका मतलब ये हुआ दैट ही इज नॉट एबल टू अर्न हिज लाइवलीहुड। ठीक है। और वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है खुद को। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हम सेक्शन 125 में पढ़ेंगे। सेक्शन 125 डील करता है ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाइव्स एंड चिल्ड्रन। बेसिकली 125 के अंडर वाइव्स, चिल्ड्रन और पेरेंट्स क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस। ठीक है। बट उनको ये बर्डन ऑफ प्रूफ इन लोगों पे होता है, दैट इज द वाइफ or the people who are claiming maintenance, that there has either been a neglect or refusal on behalf of the man आप जिसे maintenance claim कर रहे हो। If any person having sufficient means neglects or refuses, तो what is essential is that there should be a neglect and a refusal to maintain कौन his wife, unable to maintain herself, legitimate या illegitimate minor child whether married or unmarried or not able to maintain itself, his legitimate or illegitimate child not being a married daughter who has attained majority, where such child is by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain himself, his mother or father unable to maintain himself or herself। तो ये अथॉरिटी किसके पास दी गई है? ये एप्लीकेशन आप किसके पास मूव करोगे? द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है। मे यहाँ पे ये सिंबलाइज करता है कि जो ये पावर ग्रांट की गई है टू अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इट इज नॉट अ मैंडेटरी पावर। इट्स अपॉन द डिस्क्रिशन, it is upon the discretion of judicial magistrate first class whether he will pass an order of maintenance or not। May और JMFC upon the proof of such neglect and refusal, तो burden of proof किस पे होता है? वो उस person पे जो application लेके आएगा under section 125। order such person to make a monthly allowance for maintenance of his wife or such child, father or mother at any monthly rate as the magistrate deems fit, or to pay the same to such person as the magistrate may from time to time direct। basically एक monthly allowance जो है एक मैजिस्ट्रेट सेट करेंगे और ये कंप्लीटली डिपेंडेंट होगा अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट कि वो कितना मेंटेनेंस ग्रांट करेंगे एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए।
Provided that the magistrate may order the father of the minor child referred to in clause B to make such allowance until she attains her majority if the magistrate is satisfied that the husband of such minor child, if married, is not possessed of sufficient means. जहाँ पे कोई माइनर फीमेल चाइल्ड की शादी हो गई है और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि उसका हस्बैंड जो है he does not have sufficient means of sustenance, तो the court can again direct the father to maintain such minor female child जहाँ पे उसकी शादी हो गई है. Provided further that the magistrate may, during the pendency of the proceeding regarding monthly allowance of maintenance under this subsection, order such person to make a monthly allowance for interim maintenance. So second proviso जो है ये interim maintenance से डील करता है. Let me underline this. Interim maintenance of his wife or such child, father or mother, and the expenses of such proceeding which the magistrate considers reasonable, and to pay the same to such person as the magistrate may from time to time direct. Basically जब तक कोई application under 125 completely decide नहीं होती with proper evidences या जैसे समन्स केस का ट्रायल चलता है वैसे ही 125 की एप्लीकेशन की जितनी भी प्रोसीडिंग्स है वो कंडक्ट की जाती हैं. जब तक वो नहीं होता तब तक मैजिस्ट्रेट आफ्टर द एप्लीकेशन हैज़ बीन प्रेजेंटेड बिफोर द मैजिस्ट्रेट फॉर द ग्रांट ऑफ मेंटेनेंस वो एक इंटरम मेंटेनेंस भी he can pass an order for an interim maintenance. Provided that an application for monthly allowance for interim maintenance and expenses of proceeding under the second proviso shall as far as possible be disposed of within 60 days. अब आपने तो मेन एप्लीकेशन मूव की है, अगर आपने इंटरम मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन मूव की है तो within 60 days that application is to be decided. एंड ये टाइम कब से कैलकुलेट किया जाएगा? फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ एप्लीकेशन टू सच पर्सन. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है कि माइनर चाइल्ड कौन है जिसने अभी इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अंडर हैज़ नॉट अटेन मेजॉरिटी. वाइफ वो है जो डिवोर्स्ड भी हो सकती है और who is either not living with her husband as long as she has not married. Any such allowance for maintenance or interim maintenance and expenses of the proceeding shall be payable from the date of the order. तो ये काफ़ी important है. तो ये कब से payable होगा? From the date of the order, or if so ordered from the date of application or the maintenance for maintenance or interim maintenance and expenses of the proceedings as the case may be. तो interim maintenance के साथ expenses of the proceedings का जो order अगर pass किया जाएगा, even if an order has been made that is not an interim order, तो either from DOI date of institution या date of decision DOD से वो order जो है वो पास किया जाएगा. तो जब आप मेंटेनेंस कैलकुलेट करोगे कि फॉर एग्जांपल कहीं पे एरियाज में कोई चल रहा है, कोई बंदा इज नॉट पेइंग द अमाउंट, सो हाउ डू यू कैलकुलेट इट? यू कैलकुलेट इट फ्रॉम द डे द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस हैज बीन मेड, व्हिच कैन आइदर बी द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन और द डेट ऑफ डिसीजन. If any person so ordered fails without sufficient cause to comply with the order, any such magistrate may, from every breach of the order, issue a warrant for levying the amount due in the manner provided for levying fines, and may sentence such a person for whole or any part of each month's allowance for maintenance or the interim maintenance and expenses of the proceedings as the case may be, remaining unpaid after the execution of the warrant, to imprisonment for a term which may extend up to 1 month or until the payment if made sooner. Provided that no warrant shall be issued for the recovery of any amount under this section unless application be made to the court to levy such amount within a period of 1 year from the date on which it became due. दो चीज़ें बताई गई हैं कि जो मैजिस्ट्रेट है वो वारंट्स भी इशू कर सकते हैं फॉर लेविंग द अमाउंट, जो फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ पर्सन ही इज रनिंग इन एरियाज एंड ही इज नॉट पेइंग द अमाउंट जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है टुवर्ड्स हिज वाइफ और हिज चिल्ड्रन, देन इन सच अ केस ऑफ कोर्स द कोर्ट्स कैन इशू वारंट्स. ठीक है. लेकिन नो वारंट शैल बी इशूड, तब तक कोई ऑर्डर इशू नहीं की जाएगी. कब वारंट इशू नहीं की जाएगी? Issued for the recovery of an amount due under this section unless application be made to the court to levy such amount within a period of 1 year from the date on which it became due. Period of 1 year का basically breathing period आपको देना ही है. Application जो आपने मूव की है and the order that has been passed कि 125 में order of maintenance तो already that has been already
granted in a person's favor, then in such a situation जो कोर्ट है 3 सिचुएशंस में एक पर्सन को when the magistrate is satisfied वो क्या कर सकती है, वो लेवी कर सकती है फाइन्स. ठीक है. किन किन सिचुएशंस में, जहाँ पे पर्सन प्रोसीडेड अगेंस्ट was ordered to pay maintenance या interim maintenance और उसने पास नहीं किया है, या he has failed to comply with the order जो 125 में पास किया गया है, या तीसरा there was a failure without sufficient cause. और husband जो है he will of course will be entitled to show sufficient reason for his failure to comply with the order कि उसने comply क्यों नहीं किया इस particular order से. आप जो वारंट इशू करोगे फॉर द रिकवरी ऑफ द पर्टिकुलर अमाउंट दैट इज ड्यू फ्रॉम अ पर्सन, वो आप तब तक नहीं करोगे विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकेम ड्यू. Provided further that if such person offers to maintain his wife on condition of her living with him and she refuses to live with him, such magistrate may consider any grounds of refusal stated by her or may make an order under this section notwithstanding such offer if he is satisfied that there is just ground for doing so. Explanation में क्या दिया गया, if a husband has contracted marriage with another woman or keeps a mistress, it shall be considered a ground for wife's refusal to live with him. अगर अब ये जो पर्सन है वो बोल रहा है कि मैं तो अपनी बीवी को मेंटेन करूंगा बट ऑन द कंडीशन कि वाइफ जो मेरे साथ है शी विल लिव विद मी, और वो जो वाइफ है वो रिफ्यूज कर रही है टू लिव विद हर हस्बैंड, जो मैजिस्ट्रेट है वो कंसिडर करेंगे जो भी उसने ग्राउंड्स दिए हैं फॉर द रिफ्यूजल टू लिव विद हर हस्बैंड, और वो कोई भी ऐसा ऑर्डर पास कर सकते हैं नॉट विद स्टैंडिंग, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द refusal, the reason for refusal she has given. और जो अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये जो ग्राउंड है वो एक रीजनेबल ग्राउंड है फॉर द रिफ्यूजल ऑन बिहाफ ऑफ द वाइफ टू लिव विद हर हस्बैंड. एक एग्जांपल ऑफ द रीजनेबल रीजन ऑफ द रिफ्यूजल टू लिव विद हर लिव विद हर हस्बैंड वुड बी कि जो हस्बैंड है या तो वो मिस्ट्रेस के साथ रह रहा है या उसने दूसरी शादी की है. No wife shall be entitled to receive an allowance for maintenance or interim maintenance and expenses of proceedings as the case may be from her husband under this section if she is living in adultery or if without any sufficient reason she refuses to live with her husband or they are living separately by mutual consent. Basically 4 चीज़ें या 3 चीज़ें बताई गई हैं. सबसे पहले if the wife is living in adultery, दूसरा if they are living separate, if she is living separately without sufficient cause, ठीक है, और तीसरा that mutual consent से divorce लिया है, then in such a situation कोई भी wife जो है she will not be entitled to claim maintenance under section 125. On proof that any wife in whose favor an order has been made under this section is living in adultery, or that without sufficient reason she refuses to live with her husband, or that they are living separately by mutual consent, the magistrate shall cancel the order. जो magistrate है वो definitely एक ऑर्डर जो उन्होंने 125 में पास किया है वो ऑर्डर कैंसिल भी कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड दैट द वाइफ इज लिविंग इन अडल्ट्री या लिविंग सेपरेटली या डिवोर्स जो है बाय म्यूचुअल कंसेंट हुआ है. अब मैं आपको एक क्विक सा रिवीजन देती हूँ सेक्शन 125 का. सेक्शन 125 के अंडर वाइव्स, चिल्ड्रन और पेरेंट्स जो हैं वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं. एक केस है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम. इसमें ये बोला गया है दैट इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजन्स या इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन. तो जो सफिशिएंट मीन्स है एक पर्सन के, सफिशिएंट मीन्स का ये मतलब नहीं है कि उस पर्सन के पास मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए या वो जो जिस पर्सन से आप मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हो he should necessarily have a job. Absolutely not. कोर्ट्स ने बार बार ये इंटरप्रेट करके ये बोला है that sufficient means का ये मतलब होता है that a man should have earning capacity.
एज लॉन्ग एज द मैन हैज़ एन अर्निंग कैपेसिटी, जो कोर्ट है वो उस मैन को बोलेगी कि तुम मेंटेन करो अपनी वाइफ और अपने बच्चों और अपने पेरेंट्स को। वाइफ कौन होगी? वाइफ वो इस सेक्शन के अंडर डिक्लेयर की जाएगी या कंसिडर की जाएगी हु इज नॉट, वो सेपरेटली भी लिव कर सकती है और जिससे एक पर्सन की शादी हुई है, बट एज लॉन्ग एज शी हैज़ नॉट रीमैरिड, इट कैन ऑल्सो बी अ डिवोर्स्ड वाइफ। बच्चे वो जिन्होंने अभी 18 ईयर्स क्रॉस नहीं किया है, जो अनएबल टू मेंटेन देमसेल्व्स है, या इवन वो बच्चा हु इज लिविंग विद हिज डिवोर्स्ड मदर। जो ये ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस है ये मंथली रेट पे डिसाइड होगा एंड इज कम्प्लीटली अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट कि वो कितना मेंटेनेंस एक पर्सन के अगेंस्ट ऑर्डर करेंगे। और मीनवाइल द एप्लीकेशन अंडर 125 इज डिसाइडेड। एक मैजिस्ट्रेट जो है वो द सेकंड प्रोविजो ऑफ, आई थिंक इट इज the second proviso of subsection 1, उसमें ये बोला गया है that even an interim maintenance can be granted, एक interim maintenance जो है वो भी grant की जा सकती है। और ये जो interim maintenance होगा या कोई भी order of maintenance होगा, it will be from the date of the order, it will be from the date of decision या date of order, or from the date of institution, whatever the magistrate deems fit। सबसेक्शन 3 में हमारे पास रेमेडीज दी गई है इन्फोर्स करने के लिए द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस एंड द एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स। फॉर एग्जांपल अब ऑर्डर तो हो गया पास अंडर 125, बट व्हाट इफ देयर इज अ रिफ्यूजल और निग्लेक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द हस्बैंड स्टिल एंड ही इज नॉट मेंटेनिंग हिज वाइफ। तो दो रेमेडीज दी गई हैं अंडर सेक्शन 123। नंबर 1, एक तो वारंट्स तो इशू होंगे ही होंगे फॉर लिविंग द अमाउंट दैट इज ड्यू, जो ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस हुआ था। और दूसरा जो है, जो हस्बैंड है या वो फादर है या वो चाइल्ड है ऑफ द पेरेंट्स, तो उस पर्सन को जो है उसको सेंटेंस किया जाएगा फॉर होल और ईच मंथ्स अलाउंस और इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स टू इम्प्रिजनमेंट। उस पर्सन को जो है इम्प्रिजन किया जाएगा। एक तो उसके लिए वारंट्स इशू होंगी और उसको इम्प्रिजन किया जाएगा, ठीक है। और अब दो सिचुएशंस 4 और 5 में ये बताया गया है कि जहाँ पे 4 में ये बताया गया है जहाँ पे द वाइफ इज लिविंग इन अडल्ट्री या सेपरेटली या म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स हुआ है, उस सिचुएशन में जो वाइफ है शी विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी मेंटेनेंस। और सब सेक्शन 5 में ये बोला गया है कि जहाँ पे ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस ऑलरेडी हो चुका है, द मैजिस्ट्रेट कैन इवन कैंसल द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस वेयर देयर इज अ प्रूफ दैट द वाइफ इज लिविंग इन अडल्ट्री या separately या the divorce has happened by mutual consent. Then section 125 talks about the procedure. Under section proceedings under 125 may be taken against any person in any district where he is or where he or his wife resides or where they last resided with the wife, as the case may be with the mother of the illegitimate child. All evidence in such proceedings shall be taken in the presence of the person against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made, or when his personal attendance is dispensed with in the presence of his pleader, and shall be recorded in the manner as prescribed in the summons case. उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे वो बंदा रह रहा है या हस्बैंड वाइफ टुगेदर इफ दे हैड लिव्ड एंड इफ इट्स अ मेंटेनेंस क्लेम्ड बाय एन इलेजिटिमेट चाइल्ड वेयर द मैन लिव्ड विद द मदर ऑफ द इलेजिटिमेट चाइल्ड, वहाँ पे ये उसी डिस्ट्रिक्ट में उन्हीं में से किसी डिस्ट्रिक्ट में ये ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस पास किया जा सकता है। और ये जितना भी एविडेंस है वो हैज़ टू बी टेकन इन फ्रंट ऑफ द पर्सन जिसके अगेंस्ट 125 में ऑर्डर किया जा रहा है। Provided that the magistrate, if the magistrate is satisfied that the person against whom an order of payment of maintenance is proposed to be made is willfully avoiding service or willfully neglecting to attend the court, the magistrate may proceed to hear and determine the case ex parte and may order and any order so made may be set aside for good cause shown on an application made within 3 months from the date thereof, subject to the terms including terms as to payment of costs to the opposite party as the magistrate may think just and proper. The court dealing with the application under 125 shall have the power to make
such order as to the cause as may be just. बेसिकली अगर आप सर्विस ऑफ समन्स भी हो गई है, नोटिस भी गई है इस पर्सन को कि फॉर एग्जांपल XYZ ने तुम्हारे खिलाफ, या तुम्हारे बच्चे ने, तुम्हारी बीवी ने, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे खिलाफ कोई केस इंस्टीट्यूट किया है अंडर 125, देन इफ ही स्टिल डज नॉट कम या विलफुली निगलेक्ट कर रहा है कोर्ट को अटेंड करने के लिए, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये जो मैजिस्ट्रेट है वो एक एक्स पार्टे, यानी without the presence of the other party he can pass an order, and of course this order can be set aside for a good show cause, कि अब जो ये person है वो he is showing a cause, a reasonable good cause why he could not attend the court and why it was कि वो court attend नहीं कर पाया, then the magistrate can set aside that order और वो कॉस्ट भी इम्पोज कर सकती है इस पर्सन पे, ही बोला गया है इन दिस प्रोविजो. देन सेक्शन 127 ऑल्ट्रेशन अलाउंस ऑन प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ सर्कमस्टांस. कोई सर्कमस्टांस फॉर एग्जांपल चेंज हो गई है, अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ चेंज ऑफ सर्कमस्टांस का एग्जांपल क्या है. कोई बच्चा है, अभी वो 3 साल का था, अब उसका फॉर एग्जांपल एडमिशन हो गया स्कूल में, क्लियरली उसमें चेंज ऑफ सर्कमस्टांस है, अब उसको स्कूल फीस भी पे करनी है, अभी तक उसको स्कूल फीस नहीं पे करनी थी, तो दिस इज अ प्रूफ ऑफ चेंज इन सर्कमस्टांस of any person receiving under section 125 a monthly allowance for the maintenance or interim maintenance or ordered under the same section to pay monthly allowance for the maintenance or interim maintenance to his wife, child, father, mother as the case may be. The magistrate may make such alteration as he thinks fit in the allowance for the maintenance or the interim maintenance as the case may be. वो कोई भी alteration in the order of maintenance कर सकते हैं. Where it appears to the magistrate that in consequence of any decision of a competent civil court any order made under Section 125 should be cancelled or varied, he shall cancel the order as the case may be. अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ऑर्डर अंडर 125 को वैरी या कैंसिल करने की ज़रूरत है, then of course the magistrate has the power to either cancel the order or to vary the order. Where any order has been made under section 125 in favor of a woman who has been divorced by or has obtained a divorce from her husband, the magistrate shall, if he is satisfied that the woman has after the date of the divorce remarried, cancel such order as from the date of a remarriage. The woman has been divorced by her husband and that she has received whether or after the date of said order the whole sum which under any customary or personal law applicable to the parties was payable to such divorce, cancel such order. In the case where such sum was paid before such order from the date on which such order was made, yeah, in any other case from the date of expiry of period if any for which maintenance has been actually paid by the husband to the woman. Basically किन situations में cancellation of the order of maintenance हो सकता है, ये दिया गया हमारे subsection 3 में. Number 1, the wife has remarried. Second, कोई भी पर्सनल लॉ के अंडर कोई अमाउंट था वो जो मैन है उसने पे किया है, एग्जाम्पल मेहर, उसने कम्प्लीटली अपना जो मेहर है वो पे किया है, तो वो जो है वो कैंसिल कर सकता है दैट ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस that has been passed in favor of the wife under section 125. और तीसरा ऑप्शन ये दिया गया है कि जहाँ पे जो वुमन है उसने डिवोर्स अपने हस्बैंड से ले लिया और उसने वॉलंटरली सरेंडर किया है अपना राइट और बोला है कि मुझे तो मेंटेनेंस नहीं चाहिए, उस सिचुएशन में भी जो मैजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस कैंसिल कर सकता है. दिस गिवन हियर. देन सबसेक्शन 4, at the time of making any decree for maintenance, recovery of any maintenance or dowry by any person to whom monthly allowance for the maintenance and interim maintenance or any of them has been ordered to be paid under section 125, the civil court shall take into account that sum which has been paid to or recovered by such person as monthly allowance for maintenance or interim maintenance or any of them as the case may be in pursuance of the said order. Basically अगर आप रिकवरी आप यू आर मेकिंग अ डिग्री फॉर द रिकवरी ऑफ द मेंटेनेंस या डाउरी बाय एनी अदर पर्सन, जो कोर्ट है वो ये भी कंसिडर करेगी that if there has already been sum paid by a particular person in favor of the person जिसने 125 के अंडर ऑर्डर लिया है. Then 128, enforcement of order of maintenance. A copy of the order of maintenance या interim maintenance and the expense of the proceedings as the case may be shall be given without payment to the person in whose favor it is made or to his guardian if any or to the person to whom the allowance of maintenance
or the allowance the order of maintenance or the allowance for interim maintenance and expenses of the proceedings as the case may be is to be paid, and such order may be enforced by the magistrate in any place where such person against whom it is made may be, um, on such magistrate being satisfied as to the identity of the parties and the non-payment of the allowance as the case may be, expenses due. बेसिकली ये बोला गया है, सिंपल सी बात बोली गई है कि जो ऑर्डर कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस है वो उस पर्सन को दी जाएगी जिसने ऑर्डर लिया है अंडर 125, और मैजिस्ट्रेट जो है वो इन्फोर्स कर सकते हैं द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस एनीवेयर 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 जहाँ पे मैजिस्ट्रेट को लगता है। दो चीज़ें, पहली कि वो आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन के लिए सेटिस्फाइड है कि हाँ भाई इसी के खिलाफ ये ऑर्डर हुआ था, एंड दूसरा दैट there is actually proof of the non-maintenance of the order of maintenance that has been passed under 125. आज के चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट इंशाल्लाह विल बी starting with chapter 10, which deals with maintenance of public order and tranquility, starting with section 129. काफ़ी important topic है, काफ़ी sections एग्जाम्स में पूछा जाता है. आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, and that you will join back for the next lecture again. For those of you who have joined my channel for the first time, please subscribe, like and share, and अगर आपका कोई भी doubt है please let me know in the comment section below. See you soon. Bye bye.